हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। बच्चों, मैं परमजीत आप सभी का अपने चैनल यूनियन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब मिलकर क्लास 10 की संस्कृत की क्लास करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट की वीडियो में सप्तमा पाठा को देखा था, ठीक है, संस्कृत पाठ में, उसी प्रकार आज जस्ट उसके बाद वाला जो पाठ है अष्टमा पाठा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। ठीक है बच्चों, स्क्रीन पर जो पाठ आपको दिख रहा है जिसका नाम है विचित्र साक्षी, ठीक है। तो ये जो पाठ है, ये पाठ जैक बोर्ड यानी एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड एनसी बेस्ड है ये, ठीक है। और ये जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी और हेल्पफुल है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, आज हम अष्टमा पाठक को पढ़ना शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक समझें। बीच में वीडियो को लीव मत कीजिएगा बच्चों, नहीं तो आपको पाठ का अर्थ, पाठ में क्या कहा जा रहा है वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए पाठ में एंड में, अंत में इसके क्या होता है, परिणाम क्या होता है, क्या कंक्लूज़न है, इसको जानने के लिए हमें पूरे पाठ को पढ़ना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पाठ को पढ़ना। संस्कृत के एक एक लाइन को, पंक्तियों को मैं पढ़ूंगी और उसका हिंदी अनुवाद करके आपको समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पाठ को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं बता देती हूँ। जो भी प्रस्तुत पाठ आपके सामने आपको दिख रहा है बच्चों, विचित्र पाठ, इसका मतलब क्या है? विचित्र पाठ, विचित्र साक्षी है ना। तो विचित्र साक्षी में क्या है? प्रस्तुत जो पाठ है बच्चों, श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। ठीक है, ये कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है हम लोग चलिए पढ़ते हैं। अयं पाठः ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथायाः संपादितः अंशः अस्ति। इयं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश स्वरूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। न्यायकर्तारः सत्यासत्यनिर्णयार्थं यदा कदा दार्शनिकानां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति, याभिः प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। अस्यां कथायामपि न्यायाधीशेन यथैव मार्गः आचरितः। मतलब कि जो प्रस्तुत पाठ है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा से संपादित अंश है बच्चों। इसमें सत्यासत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। ठीक है, साक्ष्य यानी कि सबूत, है ना। सबूत के अभाव में भी हम लोग निर्णय ले पाए और न्यायपूर्वक निर्णय ले पाए। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग करके न्याय करने में सफलता पाई है। ठीक है, तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है आप लोगों के लिए। यह कथा प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। ये तो पाठ का परिचय था आपके लिए। ठीक है, क्या था? पाठ का परिचय। यहाँ से अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट। कश्चन निर्धनो जना भूरि परिश्रम्य किंचिद वित्तमुपार्जितवान् तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तत्नया तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः सम्भूत्। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतामकर्मण्य व्याकुलो जातः। पुत्रं दृष्टं च प्रस्थितः। परमर्थकार्येण पीडितः स बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। पदातिक्रमेण संचलन सायं समये पश्यो गन्तव्याद् दूरे आसीत्। निशान्धकारे प्रसृते विजने
प्रदेशे पदयात्रा न स्वभावः एवं विचार्य च पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कुर्वन्तुं कजिद गृहस्थुमापगतः करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायश्चित। मतलब क्या है, यहाँ पाठ में कहा जा रहा है बच्चों कि किसी गरीब आदमी ने जब बहुत ही खूब परिश्रम करके मेहनत करके कुछ धन कमाया, उस धन से वो अपने पुत्र को एक महाविद्यालय यानी कि कॉलेज में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। उसको एडमिशन दिलाना था, ठीक है। उसका पुत्र वहीं छात्रावास में निवास करते हुए पढ़ाई में जुट गया। एक बार वह पिता बेटे की बीमारी को सुनकर बहुत ही व्याकुल हो गया, ठीक है, परेशान हो गया। पुत्र को देखने के लिए वह चल पड़ा, परंतु धन की कमी में दुखी वह बस को छोड़कर पैदल ही चला, ठीक है। पैदल चलते हुए शाम के समय में ही वह अपने गंतव्य यानी कि जाने के स्थान से दूर ही था। रात के अंधेरे में फैले हुए निर्जन स्थान पर पदयात्रा उसने सोचा कि उत्तम नहीं होगी, ठीक है। ऐसा सोचकर वह पास में ही स्थित एक गांव में रहने के लिए किसी गृहस्थी यानी गृह स्वामी के घर पे गया और वहां उनसे जाके कहा कि क्या मुझे यहाँ पे रहने के लिए कुछ जगह मिलेगी। जो गृह स्वामी था, दयालु था, उन्होंने उनसे वहाँ आश्रय दे दिया, ठीक है। उन्हें वहाँ पे उसे रहने के लिए आश्रय प्रदान किया, रहने के लिए कह दिया, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। विचित्रा दैवगति तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः तत्र निहितामेकां मञ्जूषाम् आदाय पलायितः। चौरस्य पादध्वनिनां प्रबुद्धोऽतिथि चौरसंख्या तमन्नधावत् अग्रिश्चानाश्च परं विचित्रमघटत्। चौर एव उच्चे क्रोशीतुमारभत चौर्यं चौर्यम् इति। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तदागच्छन् वराकं च चौरं मत्वा भर्त्सन्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौर आसीत्, तच्मन्मेव रक्षापुरुषः तम् अतिथिं चौर्यम् इति प्रख्याप्त कारागृहे प्राक्षिपत। बच्चों देखिए क्या हुआ, भाग्य की गति जो होती है ना वो बड़ी ही अनोखी होती है बच्चों। उसी रात उस घर में, जिस घर में गृह स्वामी के घर में वो आदमी रह रहा था, उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुस गया। वहाँ रखी एक संदूक को लेकर के वह भागा। चोर के पैरों की आवाज़ से वो आदमी, अतिथि जो था, वो चोर के शक से वो उसके पीछे पीछे भागा। उसकी नींद टूट गई और वो उसके पीछे पीछे भागा और उसको पकड़ लिया। परंतु देखिए बच्चों, अनोखी घटना क्या घटी यहाँ। चोर ने ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये चोर है, यह चोर है। मतलब उसी आदमी को वो चोर ठहराने लग गया, ठीक है। उसकी चिल्लाहट से जागे हुए गांव के निवासी अपने घर से निकलकर वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर निंदा करने लगे, उसे बुरा भला कहने लग गए, ठीक है। जबकि गांव का सिपाही ही चोर था। उसी क्षण की रक्षक ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा मानकर जेल में डाल दिया, ठीक है। कि उसी अतिथि को, जो अतिथि था, उसी अतिथि को चोर मानकर उसे जेल में डाल दिया था, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्या विभोगे तम न्यायालयं नीतवान्। न्यायाधीशो बंकिमचंद्र उभाभ्यां पृथक पृथक विवरणं श्रुतवान्। सर्वं वृत्तं गत्य स तं निर्दोषम् अमन्यत्य आरक्षिणं च दोषभाजनं किन्तु प्रमाणं भावात् स निर्दयन्तु नाशान्तो ततोऽस्यो तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। अन्येधु तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य नैवेदयत् इतः क्रोधदयालन्त्रालये कश्चिन् जनः केनापि हतः तस्य मृतशरीरं राजमार्गं निक्षावर्तते। आदिश्यतां किं करणीयमिति न्यायाधीश आरक्षणम् अभियुक्तं च तं शवं न्यायालये
मादिष्टवान। मतलब बच्चों इसका मतलब क्या है, अगले ही दिन वह सिपाही चोरी के अभियोग में उसको न्यायालय ले गया। ठीक है, न्यायालय यानी न्यायाधीश के पास, यानी जज बंकिम चंद्र, जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। उन्होंने दोनों से अलग अलग विवरण को सुना। सारा विवरण जानकर उन्होंने उसे निर्दोष माना और सिपाही को दोषी। ठीक है, परंतु प्रमाण के अभाव से वे निर्णय नहीं कर सके। उसके बाद उन दोनों को उन्होंने अगले दिन हाजिर होने का आदेश दिया। अन्य दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को पुनः यानी फिर से रखा। तभी वहां किसी कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार डाला गया है। ठीक है, उसकी लाश राजमार्ग पर के पास ही पड़ी है, यानी जो मुख्य सड़क है वहीं पर पड़ी हुई है। ठीक है, आदेश दें कि क्या करना चाहिए। तो न्यायाधीश ने सिपाही और कैदी, जो वो आदमी था जो अपने बच्चे से मिलने, बेटा से मिलने आया था, वही एक कैदी, उसको लाश को न्यायालय में लाने का आदेश दे दिया। उन दोनों को ही कहा कि जाओ उस लाश को, जो मृत शरीर सड़क पर पड़ी है, उसको लेकर के आओ और यहाँ पर लेकर के प्रस्तुत होने के लिए। ठीक है, चलिए। आदेशम प्राप्त उभो प्रचलात प्राचलताम तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छन्दितं देहं स्कन्धेन वहन्तो न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितो। आरक्षी स्पुष्टदेह आसीत्। अभियुक्तस्य अतीवकृशकायः भारवतः शवस्य स्कन्धेन वहनं तत्कृते दुष्करम् आसीत्। स भारवेदनया क्रदन्ति स्म। तस्य क्रन्दनं निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वाहं चोरिताया मंजूषाया ग्रहणानुवारितः। इदानीं निजकृतस्य फलं भुक्ष्व। आसीनं चौर्याविभोगे त्वं वर्षस्तस्य कारादण्डं लपस्यसे इति प्रोच्य उच्चे आहसत्। यथा कथिचित् उभो सवमान्येन एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तो। मतलब बच्चों आज्ञा को पाकर, दोनों को आज्ञा दी गई कि जाओ शव शरीर को लेकर के आओ। ठीक है, तो आज्ञा को पाकर दोनों चल पड़े। वहाँ पहुँचकर के लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे पर उठाएं और न्यायालय की ओर चल पड़े। सिपाही जो मोटे और शक्तिशाली शरीर वाला था, ठीक है, जो सिपाही था, और जो कैदी था वो बहुत पतला शरीर वाला। भारी शव को कंधे से उठाना उसके लिए बहुत कठिन था। वह बोझ उठाने के कष्ट से रो रहा था। उसका रोना सुनकर प्रसन्न खुशी होता हुआ सिपाही उससे बोला, क्या बोला? अरे दुष्ट, उस दिन तूने मुझे चोरी की संदूक यानी पेटी को लेने से रोका था। अब अपने किए का फल को भोगो। इस चोरी के इल्ज़ाम में तुम 3 वर्ष की जेल का दंड पाओगे। ऐसा कहकर जोर से हंसने लगा। जैसे तैसे दोनों ने क्या किया, लाश को ला करके एक चौराहे पर रख दिया, न्यायाधीश के पास ही बाहर में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आगे हम कहानी में पढ़ते हैं। ठीक है, न्यायाधीशेन पुनस्तो घटनाया विषये वक्तमादिष्टो आरक्षिणी निष्पक्षं प्रस्तुतवती। आश्चर्यघटतं स शवः प्रवारकम्पश्चर्याय न्यायाधीश विवाद निवेदितवान्। मान्यवर, एतेन आरक्षिण अध्वनि यदुक्तं तद् वर्णयामि। त्वयां चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणाद् वारितः, अतः निजकृतस्य फलं भुक्ष्व। अस्मिन् चौर्याविभोगे त्वं वर्षतस्य कारादण्डं लपस्यसे इति। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादण्डमादिश्य तं जनं ससम्मानं मुक्तवान्। उच्यते दुष्कराण्यपि कर्माणि मतिवेवशालिनः नीतिं युक्तिं समालम्ब्यं नीलेव प्रकुर्वते। मतलब बच्चों न्यायाधीश ने फिर उन दोनों की घटना के विषय में बोलने के लिए आदेश दिया। सिपाही द्वारा अपने पक्ष को रखने पर आश्चर्यजनक घटना घटी। जैसे ही सिपाही अपने पक्ष की बात बोल रहा था बच्चों, उसी समय एक घटना घटी। क्या घटना घटी? वो जो मुर्दा शरीर था, वो जो शव था, कंबल ओढ़े हुए कपड़े को हटाकर न्यायाधीश को प्रणाम करके बोला, माननीय,
महोदय, इस सिपाही ने रास्ते में जो कहा था उसको कह रहा हूँ। तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई यानी बक्से को लेने से रोका गया था, इसीलिए अपने किए हुए कर्म का फल को भोगो। इस चोरी के अभियोग यानी जुर्म में तुम 3 वर्ष की जेल का दंड पाओगे। न्यायाधीश ने सिपाही को जेल में दंड का आदेश देकर उस व्यक्ति को सम्मान के साथ छोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है बच्चों, है बुद्धि की संपत्ति से युक्त लोग नीति और युक्ति का सहारा लेकर कठिन कामों को भी खेल खेल में ही आसानी से कर लेते हैं, है ना। तो बच्चों इस तरह देखिए कि किस तरह से बुद्धि के तर्क लगा करके उस व्यक्ति को न्याय दिलाया गया। उसके पास कोई भी अपनी क्या बोलते हैं, मैं सच हूँ, मैं सच्चा हूँ, अपनी अपनी निर्दोषिता को साबित करने के लिए उसके पक्ष में कोई सबूत उसके पास नहीं था बच्चों। लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी जो जज थे, जो न्यायाधीश थे, उन्होंने अपनी बुद्धि बल से अपने बुद्धि बल के तर्क से अपना ज्ञान लगाकर अपने ही दिमाग के साथ एक तरकीब लगाई और इस तरकीब के सहारे उन्हें एक साक्ष्य मिला, ठीक है। जो सच घटना थी उनके सामने आ गई, सच्चाई उनके सामने आ गई और जो निर्दोषी था उसे सज़ा हो गई। इस प्रकार सत्य की जीत हुई और असत्य की हार, है ना बच्चों। इसीलिए कहा जाता है कि सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है, ठीक है बच्चों आप लोगों को ये विचित्र साक्षी पाठ जो है अष्टमा पाठ ये पढ़कर कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में बच्चों आप लोगों के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद का पाठ जो नवम पाठ है वो मैं लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखा और समझने का प्रयास किया, ठीक है बच्चों। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही था। अभी तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।